कारीगर कह रहे हैं कि वो कारीगर जो है वो तोड़फोड़ के कारीगर वही हैं कि किस तरीके से दूसरे दलों को तोड़ करके लाया जाना है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भक्त प्रजाति के लोग जो है कह रहे हैं कि अभी देख लेना थोड़े दिन में 272 बीजेपी खुद कर लेगी, तो उसके पीछे वो अमित शाह का दिमाग ही बताया जा रहा है कि वो अमित शाह जो है वो खासतौर से टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को ही तोड़ करके 272 पूरा करेंगे और जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने शामिल कर करके करेंगे। तो इसको लेकर के एक डर जो है उसका माहौल जो एक तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी है उसको लेकर के, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं कि टीडीपी के पास लोकसभा का स्पीकर रहे। इसीलिए तो और अमित शाह को लेकर के इसलिए वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय इनके पास ना रहे ताकि वो ईडी सीबीआई जो है वो सब चीज़ें उनसे दूर रहें अमित शाह से, और वो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना कर सकें। हालांकि वो मंत्री नहीं भी रहेंगे तब भी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो इस तरीके से कहा जाता है कि चूँकि आत्मा उसमें बसती है तो वो सारे काम करते रहेंगे बिना मंत्री के भी, मंत्री ना होते तब भी करते रहते। इस सरकार में किसकी हिम्मत है जो अमित शाह की बात को जो है वो टाल दे एक तरीके से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन वो जिस तरीके से चीज़ें उठी हैं, चूँकि अब ये सरकार जो है वो अपनी खुद की बीजेपी की नहीं है और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है दूसरे दलों का है, उन दलों का दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है शर्मिष्ठा जी, आज उसने ये बात बड़ी प्रमुखता के साथ छापी है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार के मुखिया नहीं हैं, उनको सहयोगी दलों की बैसाखियों पे काम करना पड़ रहा है और उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार लिख रहा है और आज ब्लूमबर्ग से लेकर के अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स तक, वो बीबीसी तक, सब ने इस तरीके की बातें लिखी हैं। जबकि हमारे यहाँ मीडिया से ये बातें गायब है। हमारे यहाँ ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 30वीं बार पंडित नेहरू बन गए हैं, अब 30वीं बार शपथ लेकर के। तो यहाँ तो पंडित नेहरू बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन विदेशी मीडिया जो है वो इस बात को लगातार लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी अब जो है वो बैसाखियों के सहारे हैं। ये बैसाखियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और कोई भी एक बैसाखी हटेगी तो ये सरकार नरेंद्र मोदी की गिर जाएगी। तो ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं। दूसरा जो आपने कहा था कि वो मक्खी जो घुस गिर गई, मतलब खाने में पहले से ही, तो एक ही मक्खी नहीं गिरी है, दो मक्खियाँ एक साथ गिर गई हैं। पहले तो अजीत पवार की तरफ से प्रफुल्ल पटेल की मक्खी गिरी और शपथ लेने के बाद सुरेश गोपी की मक्खी गिर गई। प्रफुल्ल पटेल का दर्द समझा जा सकता है कि चलिए भाई वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास था, तो वो केंद्रीय मंत्री चाहते होंगे, ठीक है, उनकी बात माना जाता है। लेकिन ये सुरेश गोपी को क्या हुआ भाई, पहली बार आप सांसद बन करके आए और आपको अगर राज्य मंत्री भी बनाया जा रहा है तो इसको तो बड़ी बात समझनी चाहिए कि पहली बार में आपको बन गए। लेकिन उनका दर्द दूसरा है सुरेश गोपी का दर्द ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का केरल में खाता खोला है 70 सालों में पहली बार, और उनको आप राज्य मंत्री बना रहे हो। साथ में आपने जॉर्ज कुरियन को भी बना दिया राज्य मंत्री, जो कि चुनाव भी नहीं लड़े, कहीं से जीत करके भी नहीं आए। तो अगर आप जॉर्ज कुरियन को साथ में बना देंगे तो इसका मतलब आपने वहाँ कद जो है वो सुरेश गोपी का छोटा कर दिया। तो सुरेश गोपी इस बात को लेकर के नाराज है कि आपने मेरे साथ में जॉर्ज कुरियन को क्यों बना दिया, या तो फिर आप मुझको केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाते अगर आपको जॉर्ज कुरियन को बनाना था। तो ये जिस तरीके की चीज़ें हैं, ये जो मक्खियाँ गिरना शुरू हो गई हैं। अभी ये छोटी मक्खियाँ दिखाई पड़ रही हैं, बड़ी मक्खियाँ जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान जैसी हैं। वो जाकर के लालकृष्ण आडवाणी से मिलाए हैं और अभी 10 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया वो मुरली मनोहर जोशी से भी जाकर के मिलाए हैं। यानी कि आवाजो जी की जो जोड़ी बची हुई है उसमें मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी अभी बाहयात हैं, वो दोनों सक्रिय हो गए हैं। इस अल्पमत सरकार को देखते हुए, कमजोर नरेंद्र मोदी को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने वो काम करना शुरू कर दिया है कि मोदी जी सावधान, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी अभी बाहयात हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, आशीर्वाद लेकर के आ रहा हूं। ये संदेश शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से कहा जाए खुले तौर पे नरेंद्र मोदी को दे दिया है। अब इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले दिनों में, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जाकर के आशीर्वाद लेना, ये क्या संकेत देता है, इसकी भी हमको थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगी कि ये मक्खी जो है क्या ये रानी मक्खी है जो अब जो है सारी मक्खियों को एकजुट करना शुरू करेगी। ये आने वाला समय बताएगा। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, क्या होगा आने वाला समय और किस तरह के दिन दिखाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार को, ये देखना दिलचस्प है। और इस समय केवल हमारी आपकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि विदेशी मीडिया ने जिस तरह से, मतलब उसने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है, क्योंकि उस पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं है, ना ही उस पर भारतीय उद्योगपतियों का कोई पैसा लगा हुआ है कि वो पक्षपाती रिपोर्ट पेश करे। उसने जो देखा वही बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय बैसाखियों के सहारे चल रही है। जयशंकर जी, 2 बैसाखियां तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन इसके अलावा जो बीजेपी के लोग हैं उन लोगों की नाराजगी भी अब सामने आ रही है। और हम यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से केरल के जो सांसद
जो पहली बार मतलब जिन्होंने सूखा खत्म किया बीजेपी तो लंबे समय से कोशिश कर रही है कि केरल में किसी तरह उसका खाता खुल जाए, ना विधानसभा में ना लोकसभा में उसे सफलता ही नहीं मिल रही थी। ले देकर सफलता मिली तो सुरेश गोपी ने एक दिन मंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन वो उससे पलट गए। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस समय केरल के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी ये तमाम राज्यों में भी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब जगहों पर बीजेपी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और बीजेपी ने इस बार जो मंत्री बनाए हैं मोदी ने, उन्होंने दक्षिण से कुल 14 मंत्रियों को सरकार में रखा है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि जो पहले कहा जा रहा था चुनाव के वक्त की दक्षिण में साफ और यूपी में उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत में हाफ, तो हाफ तो यूपी में हो ही गई बीजेपी और उसको बहुत झटका लगा। और दक्षिण भारत में जो चाहे केरल में खाता खुला या उसको थोड़ी बहुत सीटें कर्नाटक में मिली, या तो इन सब का क्या अब आपको लगता है कि सुरेश गोपी ने ये जो फैसला लिया है, क्या ये मोदी को ये समझाने की कोशिश है कि अगर आप अभी भी हमारे महत्व को नजरअंदाज करते रहे तो आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर जो अभी एक सीट का सुख मिल रहा है, आप फिर उसी दौर में पहुंच जाएंगे जहां पर आप शून्य से आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। क्या लगता है आपको कि ये जो बगावत की गंध आने लगी है मोदी सरकार में, अभी नई एनडीए सरकार में, ये कहां तक मोदी को चैन से रहने देगी, और क्या ये वाकई बैसाखियों के सहारे कब तक चल पाएंगे मोदी? सौरमित्रा जी, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए, ये भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का पराभव काल है। अब ये पराभव काल की शुरुआत एक तरह से हो गई है। जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, वो एक तरह से उद्भव काल था। पार्टी उठ रही थी, मर्ज कर रही थी, लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन उनकी सरकारों ने जो किया और 10 साल में जो मोदी जी ने किया, अब बहुत पहले कभी वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि अरे भाई, ये भाजपा के लोग हैं, ये सनलाइट साबुन है, एक बार घिस जाएंगे झाग निकल जाएगा, सब खत्म, सब असलियत सामने आ जाएगी। तो 10 साल में इनकी असलियत लोगों के सामने आ गई। और जो चुनाव में झटका लगा है, अब उसका परिलक्षण आप ये देखो आप कि जब चुनाव अभियान हो रहा था तो किसी ने बताया है कि 416 बार मोदी जी ने मैं मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, ये सारी बातें वो कर रहे थे 416 बार। अभी जो संसद के केंद्रीय कक्ष में, जिसको एबंडन कर दिया एक तरह से, पुरानी बिल्डिंग जो संसद की है उसमें केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल है, बहुत ही ऐतिहासिक हॉल है, उसमें जो एनडीए की बैठक हुई, उस पूरी बैठक में मोदी जी ने एक बार भी मोदी का नाम नहीं लिया, एक बार भी मोदी की गारंटी के बारे में नहीं कुछ बोला, एक बार भी मोदी की सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला। 39 बार उन्होंने एनडीए का नाम लिया और 16 बार गठबंधन की सरकार के बारे में बोला। पिछले 10 सालों के आप मोदी काल को देखिए, शासन काल को देखिए, न कहीं गठबंधन की दिखाई देता था, न कहीं एनडीए दिखाई देता था, बस एक एनडीए की सरकार, मतलब ठीक है सब। तब ये कहते थे कि भाई हमारा तो अपना पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी अपने सहयोगी लोगों को हम साथ ले रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो आज वो स्थिति नहीं रह गई है। आज आप 240 सांसदों की पार्टी रह गए हैं लोकसभा में, और आपको सहयोगी दलों के भरोसे ही सरकार चलानी पड़ रही है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ये अपना चंद्रबाबू नायडू हो, या अपना दल की हैं, या जयंत चौधरी हैं, या जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, या शिवसेना शिंदे वाले लोग हैं। इन सारे लोगों के साथ जब तक नहीं बनेगा तब तक 292 भी नहीं आप पहुंच सकते। तो एक मजबूरी है। तो पहला तो एक सवाल ये उठने लगा है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन धर्म का पालन किया था, उसी तरह से मोदी जी को भी अब मनमाना या एकाधिकारवादी कार्यशैली को त्याग करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा ये कि आपको एनडीए का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसमें एक संयोजक बनाना पड़ेगा। चलो आप अध्यक्ष रह सकते हैं, आप अध्यक्ष रहिए, लेकिन एक संयोजक होगा जो सहयोगी दलों से होगा। जैसे अटल जी के जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस थे, या जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव हो गए थे, उसी तरह से आपको आज किसी को, चाहे चंद्रबाबू नायडू को बनाइए, चाहे नीतीश कुमार को बनाइए, चाहे किसी को, मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा।
दूसरा ये कि चूंकि भाजपा का भीतरघाती खेल सब जानते हैं कि जो उनके बगल में रहता है, जो उनके साथ सोता उठता बैठता, उसकी जेब काटने में उनको महारत हासिल है। उसको जेब काट लेंगे, उसको नंगा कर देंगे। तो इसको देखते हुए ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब 5 साल तक आपने लोकसभा को बिना किसी उपाध्यक्ष के चला दिया। मतलब ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा काला धब्बा है कि 5 साल सरकार चली और लोकसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ। एक अब इस बार आप स्पीकर का पद हमको देना पड़ेगा, सहयोगी दल को किसी को देना पड़ेगा। पहले भी अटल जी के जमाने में भी जीएमसी बालजोगी थे जो टीडीपी के थे, उनको बनाया गया था। जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी उसमें भी सोमनाथ चटर्जी को बनाया गया था, ताकि आप कोई मनमानी न कर सके, ताकि आप तोड़ फोड़ करके हमारे सांसदों को, पार्टी को कहीं तोड़ के और अध्यक्ष से मनमाने फैसले करा दिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी लोगों ने करवाया है। स्पीकर जो नंगा नाच किया है वहां डेमोक्रेसी के खिलाफ, तांडव किया है एक तरह से, जो शिवसेना के विधायकों की टूट फूट हुई, या जो अजित पवार एनसीपी लेकर के गए उनके विधायकों की कभी वो 30 हो रहे हैं, कभी 25 हो रहे हैं, ऐसे करा करके उन्होंने उसको मान्यता दी। तो एक तो संयोजक का पद दीजिए, दूसरा जो है हम स्पीकर पे दावा करेंगे और डिप्टी स्पीकर भी बनाना पड़ेगा किसी अपोजिशन के लोगों को, ये भी है एक। अब रहा जैसे भाजपा के अंदर की जो बात आप कह रही हैं, अब केरल में सुरेश गोपी एक बड़े फिल्म स्टार हैं, मतलब बहुत बड़े तो नहीं उस ढंग से कह सकते हैं जैसे प्रेम नजीर साहब कभी होते थे केरला में, जो आइकॉन थे एक तरह से, तो वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एक छवि है, पुलिस का रोल करते हैं और थोड़ा अच्छा है, उनका अपना बना हुआ है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जीत दिलाई है त्रिशूर से। त्रिशूर जो मंदिरों का शहर है, तीर्थ स्थल है, ठीक है, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी भाजपा। पिछली बार तो ये विधायक का चुनाव लड़े थे, वहीं से हार गए थे, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ गए। तो अब उनको उम्मीद थी कि चूंकि साउथ में हमने उनको प्रवेश द्वार दिया है, केरल में जो खाता नहीं खुलता था वहां से दिया है, तो हमको कम से कम कैबिनेट का मंत्री पद तो देंगे ही देंगे। तो कैबिनेट भी नहीं दिया आपने, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट के साथ भी नहीं दिया, स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री भी नहीं बनाया आपने राज्य मंत्री बनाया, वो भी बहुत निचले स्तर पर जाकर के। जो हायरार्की जो बनाई गई कि कब कौन शपथ लेगा, उसमें बहुत ही नीचे जाकर के सुरेश गोपी का नाम है, मेरे ख्याल से लास्ट बट वन या एक दो और रहा होगा उनके ऊपर। तो उनका गुस्सा जायज है, ठीक है, वो अपनी बात कह रहे हैं। चूंकि जानते हैं कि आज वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो अमित शाह नहीं है। जब कोई उनके पास जाता था, मोदी जी के पास, अमित शाह के पास, कोई सांसद या कोई मंत्री अपनी कोई बात लेकर के, तो कहते थे वो लोग, अच्छा तो क्या तुम अपने कारण से जीत के आए हो, तुमको मालूम नहीं कैसे जीते हो। अब चूंकि मोदी जी और अमित शाह जी की चुनाव जिताने की या वोट जुटाने की हैसियत खत्म हो रही है, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अगर वो बनारस से सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं, तो इससे बड़े सर्व की बात एक प्रधानमंत्री के लिए क्या होगी, जो अपने को गंगा मैया का बेटा, काशी का बेटा और क्या क्या सब बोलते रहे, जो कह रहे थे 10 लाख वोट से जीतेंगे, पिछली बार 4-5 लाख से जीते थे, अब कह रहे थे 10 लाख से जीतेंगे। उनकी हैसियत आ गई कि वो 1,52,000 वोट से चुनाव जीतते हैं, और बगल के सीटों पे राहुल गांधी हो या अपने किशोरीलाल शर्मा हो, लाखों लाख वोट से जीत रहे हैं, 4 लाख के आसपास तो राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हों। काशी के अगल बगल की सारी सीटें आपके हाथ से निकल गई हैं। गोरखपुर ने तो चलो संभाल भी लिया, ठीक है, लेकिन अयोध्या और काशी, इन दोनों के अगल बगल के सारे जिलों की सारी सीटें लगभग भाजपा के हाथ से निकल गई हैं। इक्का दुक्का मिर्जापुर को या भदोही को थोड़ा अपवाद मान के छोड़ दीजिए, तो बाकी सब हो गया। तो आपकी जो क्षमता थी जो वोट दिलाने की या चुनाव जिताने की, उसमें भारी क्षरण हो रहा है। तो अब वो नरेंद्र मोदी आप नहीं रह गए हैं, अब वो अमित शाह नहीं रह गए हैं, अब आपकी हैसियत को लोगों ने अनुमान लगा दिया। इसलिए सुरेश गोपी को कहने का मौका मिला कि भाई हमारे पास तो यार बहुत अभी फिल्मों का काम है, उसको हम देखेंगे, उसमें हम व्यस्त हैं, फिल्म उसको नहीं छोड़ सकते, हम सांसद के रूप में सेवा। एक तरह का टांट था, ये टांट किया उन्होंने, तंज कसा उन्होंने, क्योंकि अगर नहीं चाहते मंत्री बनना तो फिर ना माने का कोई मतलब नहीं था। तो बिना कंसेंट लिए तो ना, अब ये जरूर है कि जब कंसेंट लिया होगा तो ये नहीं कहा होगा कि आपको हम स्टेट मिनिस्टर बनाएंगे। अगर उस समय मालूम होता तो उस समय मना कर सकते थे वो, लेकिन अब तो बना दिया आपने, शपथ भी दिला दी। अब तो एक ही उपाय है कि या तो उनको कैबिनेट प्रमोट कीजिए या फिर उनका त्यागपत्र ले लीजिए आप, यही हो सकता है।
लेकिन फिर उसका केरल के लोगों में क्या असर होगा कि भाई बड़े शौक से पहली बार तो हमने एक भेजा आदमी आपको और उसके साथ आपका ये व्यवहार है। उसी तरह से जैसे पार्टी के अंदर भी और एनडीए के घटक दलों में भी अमित शाह जी के लिए भी जो हो रहा है कि भाई अमित शाह जी ठीक है आपकी पार्टी के लिए चाणक्य होंगे या चंद्रगुप्त होंगे और क्या होंगे भगवान जाने, जब जीत जाते हैं तो चाणक्य हो जाते हैं, हार जाते हैं तो सो जाते हैं, कहते हैं कि नड्डा जी जिम्मेदार हैं या फलाना जी जिम्मेदार हैं, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं। हारे तो दूसरे और जीते तो हम ही हैं। तो अब वो चाणक्य वाली स्थिति भी नहीं रह गई है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब गृह मंत्री के रूप में, अच्छा सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में तो वो योगी आदित्यनाथ नहीं अमित शाह ने किया। और उसका वो लॉजिक देते हैं कि मायावती का बहुत ज्यादा कान उमेट दिया इन्होंने, हद से ज्यादा। भाई पहले तो ब्लैकमेल करके उनको कहा कि भाई भाजपा को जिताने के जैसे उम्मीदवार दीजिए, ऐसे उम्मीदवार दीजिए जो इंडिया अलायंस को कमजोर करे, भाजपा को मजबूत करे। लेकिन बाद में एक दिन तो ऐसा आया कि जब आकाश आनंद ने, उनके भतीजे ने, जो उनके उत्तराधिकारी थे और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, जब उन्होंने कुछ भाषण किया और योगी सरकार को बुलडोजर की नीति के खिलाफ बोलते हुए कहा कि आतंकवादी सरकार है, तो अमित शाह जी ने उनका ऐसा कान उमेठा कि उन्होंने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया और अपना उत्तराधिकारी मानने से भी मना कर दिया कि हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। अब इसका मैसेज पूरे दलित समाज में चला गया कि मायावती जी अब चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही है। तो भाजपा के बड़े नेता ने मुझसे कहा कि भाई अगर उसका ज्यादा कान नहीं उमेठा गया होता, भाई चुनाव में भाषण तो सब लोग करते ही रहते हैं, कुछ कोई बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो उतनी बर्दाश्त करने की क्षमता हमको दिखानी चाहिए थी। क्या जरूरत थी कि मायावती को इतना ज्यादा ये कर दिया, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर दी। उसके नतीजे के रूप में हमारा खेल बिगड़ गया। दलित समाज जो है अल्पसंख्यक और जो उनका पीडीए था अखिलेश यादव, उसके साथ जुड़ गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए सारा जितना भी ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल जिस तरह से बेजा करना होता है वो इस्तेमाल करवाते हैं, दुरुपयोग करवाते हैं। उसको लेकर के भी लोगों में बड़ी नाराजगी रही है। तो इनको उसके बदले कोई और दे दिया जाए, या कभी हो रहा है कि नड्डा जी जब अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह जी को ही बना दिया जाए। लेकिन मोदी जी के भी एक है कि मोदी जी के उनके दाहिने और बाएं हाथ है, वही है, दाएं देखें तो बाएं देखें तो अमित शाह ही अमित शाह हैं। तो उनको छोड़ करके तो मेरे ख्याल से मोदी जी नहीं चाहेंगे कि सरकार चलाएं, उस ढंग से चला पाए, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं तो एग्जीक्यूटर तो उनके वही हैं ना, जो चाहते हैं मोदी जी उनकी बात को समझ भी लेते हैं अमित शाह जी, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको देखते हुए टसल तो चलेगा। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में और भी राज्यों में, राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया का अपमान एक तरह से किया गया है। भाई सब लोग मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन उनके बेटे 4 बार से सांसद दुष्यंत सिंह को नहीं बनाने की जरूरत समझी गई। तो शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी पहले तो यही चल रहा था कि नहीं बनाएंगे। बाद में जब बहुत ये हुआ तब उनको मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई और एक सीनियरिटी के साथ दिलाई। तो ये सारी चीजें लगेगा कि अंदर में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कसमसाहट बढ़ेगी। पहले से असंतोष तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा मौका मिल गया लोगों को। और तीसरा ये कि आरएसएस अब उस ढंग से इनके लिए ढाल बन के खड़ी होने को तैयार नहीं, क्योंकि नड्डा जी ने जो बयान दिया कि अब हम आरएसएस पर डिपेंडेंट नहीं रह गए हैं, अब हमारा इतना बड़ा विस्तार हो चुका है। तो नड्डा जैसे लोगों की हैसियत या हिम्मत नहीं थी इस तरह का बयान देते। इसमें जरूर मोदी जी और अमित शाह जी की सहमति रही होगी, बिना उनके तो पता नहीं हिलता इस पार्टी में, इस सरकार में। तो ऐसा नड्डा की हिम्मत कैसे पड़ गई। लेकिन अब उसके चलते आज अगर कोई आंख दिखाए या इस तरह की मांग करे मोदी जी से भी और शाह साहब से भी करे, अमित शाह जी से भी करे, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि पहले तो था कि आरएसएस स्नप कर देता था कि नहीं ठीक है चुपचाप रहो, बैठो रहो, नहीं बाहर रहो, अब वो नहीं करेगा। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सरकार जो है चलेगी, घिसट के चलेगी। और जैसा मैंने कहा ना कि जो सेंट्रल हॉल में उन्होंने सूचना दे दिया कि ये मोदी की सरकार नहीं है, मोदी की गारंटी नहीं है। अब तो लोग सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ना कि साहब उन्होंने कहा था कि साहब तीसरा कार्यकाल बनते ही शुरू होते ही आपका बेटा जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगा, और वो भी बिना बिल दिए, 0 बिल आएगा। कांग्रेस के लोगों के पास तो भेज दे रहे हैं आईटी सेल वाले और भाजपा के लोग कि भाई वो महिलाओं के लिए कि 1 लाख रुपया मांगो जा करके। आप बिजली का बिल कब माफ कर रहे हैं, कब घोषित कर रहे हैं? पहली कैबिनेट में कर देना चाहिए था।
कि पूरे देश भर में हम 0 बिल लेंगे साहब बिजली का। तो आज अब पहले कैबिनेट में तो नहीं हुआ। तो अब ये चीज, इस तरह की चीजें पड़ेगी, जो उनकी गारंटी, सो कॉल्ड गारंटीज थी, उसके लिए दबाव बनेगा पार्टी के अंदर और एनडीए में असंतोष बढ़ेगा, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी सर। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर बातें जयशंकर जी ने कही। अमलेंदु जी, कुछ खास बात जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। एक तो जयशंकर जी ने ये कहा कि मोदी और शाह में अब वो मादा नहीं रह गया कि मतलब वो चुनाव जिता सके। जो मोदी ये कहते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब उन्हीं मोदी के रहते ये नामुमकिन हो गया कि यूपी में बीजेपी कुछ ठीक ठाक जीत हासिल कर सके। और दूसरी बात, जो टॉन्ट कसने वाली बात, यानी सुरेश गोपी ने जिस तरह से टॉन्ट कसा है, यानी मोदी और शाह की हैसियत अब ये हो गई है कि उनके मंत्री अब उन पर टॉन्ट कस के और छोड़कर जा रहे हैं मंत्री पद। ये सरकार के शुरू, अभी सरकार ने एक कदम नहीं चला और अब ये अभी से इस तरह की बाधाएं जो है वो आने लगी हैं। और तीसरी बात, जो यूपी में या अमित शाह के जो गृह मंत्री बनने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही है कि जिस तरह से मायावती पर जरूरत से ज्यादा दबाव बना दिया गया और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, अब यही दबाव जो है वो ये शिवसेना और एनसीपी के दूसरे गुट भी यही दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो हुआ था कि ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और उसके बाद आप उनमें शामिल हो गए और उसके बाद आपको क्लीन चिट भी मिल गई। लेकिन आखिर कब तक ईडी और सीबीआई के भरोसे इस तरह से अमित शाह सरकार चला पाएंगे, ये एक सवाल। क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि राजा की आत्मा उसमें बसती है। मतलब ये सभी जानते हैं, बस खुलकर कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, और जब जरूरत से ज्यादा ये जो सब्र का प्याला भर जाता है तो छलक जाता है। ये चीज अब हो रही है। अब सवाल ये उठता है अमलेंदु जी की सरकार तो बन गई, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली, लेकिन अब जो मंत्रालय का बंटवारा वो किस तरह से होगा? क्योंकि अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाना है, लेकिन अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं बने तो कौन बनेगा? जेपी नड्डा को आपने मंत्री पद की शपथ दिला दी, अब किसको आप सौंपेंगे भाजपा का अध्यक्ष बनाना? क्योंकि अध्यक्ष भी तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी जी में जी मतलब जी हुजूर करे, और अगर आप उसको माला से बाहर करना चाहें तो वो खुशी खुशी बाहर भी हो जाए कि ठीक है मैं बाहर हो जाता हूँ हुजूर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन सर्वे सर्वा आप ही हैं। क्या ऐसा कोई बोलने वाला अभी बीजेपी में ऐसा रहेगा जिसको वो अध्यक्ष बना सकेंगे? और इसके अलावा क्या ये जो बाकी दल जो अभी जिन गठबंधन घटक दलों के सहारे ये सरकार बनी हुई है, वो लोग किस तरह का पोर्टफोलियो चाहेंगे? क्योंकि आपने भले किसी को 2 मंत्री पद, किसी को 1 मंत्री पद दिया है, किसी को हैसियत से ज्यादा दिया है, किसी को हारने के बावजूद आपने मंत्री पद की शपथ दिला दी है, किसी ने बड़ी जीत हासिल की लेकिन फिर भी आपने उसको कोई भाव नहीं दिया। ये जो जोड़ तोड़ गणित अभी से मोदी बैठा रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि घटक दल ये कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि महत्वपूर्ण मंत्रालय, महत्वपूर्ण मतलब गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे चीजें किसके पास जानी चाहिए? क्योंकि या कि शिक्षा मंत्रालय भी फॉर दैट मैटर, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत होती है संघ की विचारधारा को थोपने की, कि सारे आप उच्च शिक्षा विभागों में अपने संघ के लोगों को बैठाएं, ऐसे वाइस चांसलर्स को बैठाएं जो मोर के आंसू से मोरनी के गर्भवती होने की बात बोलेंगे। मामा की वो तो खैर जज, एक पूर्व जज की टिप्पणी थी, लेकिन इसी तरह की बातें वाइस चांसलर्स भी करते रहे हैं। तो किस तरह की मंत्रालयों का बंटवारा आप क्या देखते हैं इसमें, किस तरह से हो सकता है? मोदी क्या अपने घटक दलों की बात को मान पाएंगे? मोल भाव अभी होना और कितना बाकी है? और दूसरी बात यह कि अब तक मोदी सरकार बहुमत से चलती रही तो उनके मनमाने फैसले भी चलते रहे, लेकिन अब जब सब घटक दल रहेंगे साथ में, तो क्या मोदी उस तरह से फैसले लेने की हैसियत में रहेंगे? और अगर वो अपने मनमाने फैसले नहीं ले पाएंगे तो क्या उन्हें इतनी उलझन हो जाएगी कि वो किसी दिन अपना असली रूप दिखा देंगे? क्या लगता है आपको अमरेंद्र जी, किस तरह से मोदी जी इस सरकार को चला पाएंगे? देखिए समिता जी, सरकार चलाना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात जो है, सरकार चलाने से ज़्यादा जो अभी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में मोदी जी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अभी है वो ये है कि नड्डा जी की जगह कौन से नड्डा जी लाए जाएं। अब मोदी जी तय नहीं करेंगे कि नड्डा जी की जगह कौन से नड्डा जी आएंगे, अब ये आरएसएस तय करेगा कि नड्डा जी की जगह कौन आएगा। और जो भी आएगा समिता जी, भले ही वो मोदी जी की सहमति से आए, लेकिन वो मोदी जी को आंख दिखाना शुरू कर देगा थोड़े ही समय में, ये तय है। और ये इसलिए तय है चूँकि सबको मालूम है, जैसा कि जयशंकर जी ने भी कहा, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में अब वो ताकत नहीं बची कि ये चुनाव जिता करके ला पाएँ, ये ताकत नहीं है।
और जब ये ताकत नहीं है तो कोई भी हो, चाहे वो नड्डा जी हो, नड्डा जी भी अगर रहते तो नड्डा जी भी आंखें दिखाना शुरू कर देते। तो नड्डा जी की जगह दूसरा जो भी आएगा वो भी आंखें दिखाएगा, चूंकि उसके सामने लक्ष्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना नहीं है। उसके सामने लक्ष्य ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे एक पार्टी के तौर पे बनाए रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारत की राजनीति में प्रासंगिक बनी रहे, ये उसके सामने लक्ष्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की प्राथमिकता दूसरी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसकी प्राथमिकताएं दूसरी होंगी। तो जब उसकी प्राथमिकताएं दूसरी होंगी तो उसके सामने बिल्कुल ये कोई प्रश्न नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे चले, ये उसका सिरदर्द नहीं है, या नरेंद्र मोदी के ऊपर जो दबाव है वो किस तरीके से कम किए जाएं, या नरेंद्र मोदी का कब्जा किस तरीके से पार्टी को बना जाए, ये उसका सिरदर्द बिल्कुल नहीं होगा अगर वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार होगा। तो ये संकट मुझे लगता है कि इस समय मोदी के सामने सबसे बड़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन बनता है और वो किस तरीके से मोदी के इशारों पर नाचेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से अमित शाह जेपी नड्डा का हाथ पकड़ करके कैमरे के सामने से हटा देते थे, कि क्या वो नए अध्यक्ष का उस तरीके से हाथ पकड़ के सामने से हटा पाएंगे, ये भी देखना होगा। तो बहुत सी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो है उसमें बदलने जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान आज जाकर के लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों से जाकर के मिल लिए हैं और दोनों से मुलाकात के फोटो उन्होंने ट्वीट भी किए हैं। यानी आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो है उसमें अब दूसरा ध्रुव बनना शुरू हो गया है, वो मजबूती के साथ वो दूसरा ध्रुव बनना शुरू हो गया है। अभी तक किसी की भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि जाकर के लालकृष्ण आडवाणी से मिले और जाकर के इस तरीके से चित्र भी ट्वीट करे। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेते ही सबसे पहला काम यही किया है कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है और जाकर के वो चित्र ट्वीट किया है। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए हैं, नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। और शिवराज सिंह की जीत में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है, ये समझा जा सकता है। जैसे कि बाकी जो और बीजेपी के सांसद 240 जीत के आए हैं उनमें उनकी जीत में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि अगर किसी भी सांसद की जीत में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका होती तो नरेंद्र मोदी अपना चुनाव भी 10 लाख से जीत करके आते, 1.5 लाख से जीत करके नहीं आते। और उस 1.5 लाख में कितना प्रशासन का जितवाया हुआ है वो सारे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह अलग से हैं, उनको भी आप जोड़ लीजिए तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार चुके हैं। जो कि हम लोग लगातार, समिता जी जब खड़ी में मैं लगातार ये बात कहता रहा था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार रहे हैं, और क्यों कह रहा था वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि हम जो कह रहे थे वो बातें कहाँ तक सच थी। तो ये सामने सब आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के सामने पहले एनडीए से जो दिक्कतें आएंगी सहयोगी दलों से, उससे पहले अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से दिक्कतें पैदा शुरू हो जाएंगी। सुरेश गोपी अगर तनकर के आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि उनको जो है मंत्री नहीं बनना है, उनको जाकर के क्षेत्र में जाकर के अपने सांसद का काम करना है, तो ये एक तरीके से कहा जाए बेहुरमती जो है, बेइज्जती जो है नरेंद्र मोदी की सुरेश गोपी ने, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री है, उसने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे अंदर कौन कौन ये बेइज्जती करता है ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जितने दीनहीन अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, ये उनकी दीनहीन भाव जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दिक्कतें नरेंद्र मोदी के सामने सहयोगी दलों से तो आएंगी सो आएंगी, सहयोगी दल तो दबाव बनाएंगे ही। अभी पोर्टफोलियो को लेकर के झगड़े होंगे, जब पोर्टफोलियो सामने आएंगे हो सकता है बहुत से वायदे अभी कर दिए गए हो चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से कि आपको रेल मंत्रालय दे देंगे, कि गृह मंत्रालय दे देंगे, कि वित्त मंत्रालय दे देंगे, और वो मंत्रालय ना दिए जाएं। जब वो मंत्रालय नहीं दिए जाएंगे तब फिर जो है ये सवाल उठेंगे कि नरेंद्र मोदी ने विश्वासघात किया है अपने सहयोगी दलों के साथ, जो कि एक तरीके से कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उसने पहले भी किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुला आरोप लगाया था कि अमित शाह जाकर के उनसे मिले थे, जब डील पक्की हुई थी शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी की, तो उनसे वायदा किया गया था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा और पहले बार मुख्यमंत्री जो बनाया जाएगा वो शिवसेना का, और 2.5 साल, उसके बाद 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद ही शिवसेना जो थी वो कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हुई थी। और ये फिर जब नहीं बनाया गया, फिर अपना जब उन्होंने दावा पर पेश करना शुरू कर दिया, तब फिर वहाँ दिक्कतें शुरू हुई थी। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, इन सब के साथ करेगी। और जब इन सब के साथ ये काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति चल रही है उससे प्रेरणा लेते हुए ये सहयोगी दल भी जो है फिर नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाएंगे। तो इसलिए ये सरकार लगातार जो है वो संकट में है, और शपथ के साथ ही जो है वो संकट की भी जो है शुरुआत हो गई है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार कितने दिन तक इन बैसाखियों की सारी चलती है, ये बैसाखियाँ कब जो है पलट करके नरेंद्र मोदी के ऊपर वार करती हैं। सरिता जी बिल्कुल, सरकार जो है वो संकट में है, शपथ लेते ही संकट में आ गई है मोदी सरकार। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, और चर्चा इस बात पर भी कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार अपने इस संकट को किस तरह से दूर कर सकती है। हम मोदी सरकार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए, अगर हम एनडीए का नाम लें तो फिर एनडीए में चंद्रबाबू नायडू भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं,
और जिन लोगों के अपने स्टेक हैं और उनकी अपनी शर्तें हैं, दोनों ने साथ तो दे दिया है मोदी का कि चलिए ठीक है आप प्रधानमंत्री बनिए, और उसके बदले में वो क्या चाहते हैं, जैसे खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर का पद चाहते हैं। दूसरी ओर हमने देखा कि एनसीपी का जो अजित पवार धड़ा है वो इस बात से नाराज हुआ। प्रफुल्ल पटेल का बयान भी है कि डिमोशन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, क्योंकि जब वो यूपीए सरकार में थे, केंद्रीय मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे, लेकिन जैसे ही वो इसमें आए उनको ठीक है, आपने ऐसा लग रहा है कि जैसे एहसान जताने के लिए आपने उनको एक पद दे दिया, लेकिन राज्य मंत्री का पद जो दे रहे हैं ये, और जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। एक दिन में 2 झटके मोदी सरकार को लग चुके हैं जयशंकर जी। और इस तरह की जो अब बातें हो रही हैं, मतलब जिसकी मर्जी आ रही, पहले की जो सरकार होती थी तो मोदी के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हम देखते थे कि वो आकर अगर उन्होंने नोटबंदी की घोषणा कर दी तो वित्त मंत्री उनसे ये सवाल नहीं कर सकते थे कि आपने कैसे नोटबंदी की घोषणा कर दी, या जीएसटी लागू करने का श्रेय आप किस तरह से लेते हैं, या रेल मंत्री उनसे नहीं पूछने जाते थे कि आप क्यों हरी झंडी दिखाते हैं, ये काम तो मेरा है, या नियुक्ति पत्र बांटने का काम भी वही करते थे, तो कोई उनसे सवाल नहीं करता था। लेकिन अब आलम ये हो गया, ये हालत हो गई है मोदी की कि वो अब उनको मुंह पर लोग मना करके जा रहे हैं। एक ने बोल दिया कि नहीं मुझे अपने फिल्में पूरी करनी है, और दूसरे ने बोल दिया कि ये मेरा डिमोशन हो गया है। तीसरी ओर मांग उठ रही है कि हम अमित शाह को गृह मंत्री बनते नहीं देखना चाहते। चौथी ओर मांग उठ रही है कि आप हमें लोकसभा अध्यक्ष का पद दीजिए। ये सारी चीजें इस समय बीजेपी को किस तरह मुसीबत में घेर रही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस, जिसको नड्डा ने ये कह दिया था कि हम अब इतनी बड़ी पार्टी हो गए कि अब हमको आरएसएस की भी जरूरत नहीं, जबकि आरएसएस के दम पर ही बीजेपी यहाँ तक पहुंची। तो अभी तक तो आप अपने सहयोगियों को आप मतलब उनको सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते रहे और फिर आप उनको हटाते रहे, लेकिन अब आपने आरएसएस के साथ भी है ना, जो होता है कि आदमी अपनी मूल प्रवृत्ति से नहीं जाता, तो ये मोदी शाह की बीजेपी जो है वो अपनी मूल प्रवृत्ति दिखा रही है कि हम ऐसे ही हैं, हम जिसका इस्तेमाल करना चाहेंगे करेंगे और उसके बाद दूध में मक्खी की तरह आपको निकाल फेंकेंगे। यही काम मोदी सरकार करती आई है, लेकिन क्या आगे वो कर पाएगी? और खासकर तब जबकि इंडिया गठबंधन जरा सा उसको मेहनत करने की, मतलब मेहनत यानी उस तरह की जोड़ तोड़ करने की जरूरत है जैसा कि बीजेपी अब तक करती आई है, और सारा खेल पलट सकता है, सत्ता बदल सकती है, सिक्का पलट सकता है। जयशंकर जी, आपको क्या लगता है? कल राहुल गांधी जा रहे हैं अमेठी रायबरेली, उसके बाद वो वायनाड का दौरा भी करने वाले हैं। यानी राहुल गांधी ने बता दिया कि वो शांत बैठने वालों में नहीं है। उधर आज महुआ मोइत्रा भी अपना जीत का सर्टिफिकेट लेके, पप्पू यादव अपना दम दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बिहार में पूरी कांग्रेस को रिवाइव कर सकता हूँ। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि यूपी का नक्शा अब बदल गया है। कैसे बदला है कि 2019 में जो सीटें होती थी बीजेपी के पास, वो अब किस तरह से सपा और कांग्रेस के पास, इंडिया ब्लॉक के पास आ गई हैं। भगवा रंग यूपी से उतर गया, वहां पर अब पूरा लाल रंग, नीला रंग, ये सब दिखने लगा है। मायावती जी का तो वो पूरा ही समाप्त हो गया। इसका जिक्र आपने करके बता ही दिया कि कैसे आकाश आनंद को बैठाकर मायावती जो दबाव में आ गई तो उन्होंने अपनी राजनीति खत्म कर ली। उधर चंद्रशेखर जिस तरह से अब एक दलित नेता के तौर पर उभरे हैं, हो सकता है, मतलब अभी प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात की खबरें भी थी, हो सकता है कि वो हो जाए, मतलब प्रियंका गांधी से उनके शुरू से वो रहे हैं, अच्छे टर्म्स रहे हैं, और हो सकता है कि वो इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन दे दें। अखिलेश यादव और उनका जो भी मामला है वो बृहद व्यापक पैमाने पर, वो तो ये सारे छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस हो सकते हैं। तो इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस और सपा, ये सारे लोग जिस तरह की तैयारी में कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यूपी ने इस बार तो दिल्ली का रास्ता नहीं दिया बीजेपी को? आगे जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी का नक्शा बदल गया है, क्या ये नक्शा बदलने की शुरुआत है? और क्या आगे पूरे देश में हम इसी तरह का माहौल देख सकते हैं, नक्शा बदलने की का सिलसिला हम आगे भी देख सकते हैं, जबकि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में चुनाव है? क्या लगता है आपको जयशंकर जी? नहीं, यूपी का नक्शा तो बदल ही गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, 37 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी में और 6 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में। लेकिन अगर मतगणना का थोड़ा सा गंभीरता से विश्लेषण करें तो ऐसी दर्जन भर सीटें हैं या उससे ज़्यादा ही सीटें हैं जो 20-25 हज़ार के अंतराल से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हारे हैं। आधा दर्जन से अधिक सीटें तो ऐसी हैं जो 5,000 से कम मतों से हारे हैं। तो यानी ये सीटें भी इंडिया अलायंस के खाते में आने वाली थी, आते आते रह गई। थोड़ी मेहनत और होती तो शायद
ये सीटें भी इनके हाथ में आ गई होती। तो एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से हम लोग कह रहे थे जो चुनाव अभियान के अंतिम चरण के आसपास, कि साहब अब तो लगता है कि 50 सीटें चली जाएंगी इंडिया अलायंस के पास और 30 सीटों में ही सिमट जाएगा एनडीए अलायंस जो इनका है, मोदी जी का अलायंस जो है 30 सीटों में ही सिमट के रह जाएगा। वो लगभग सही साबित हो रही हैं। अगर उन सीटों पे थोड़ा सा अगर मशक्कत और मेहनत कर दिया होता लोगों ने तो एक तो है, लेकिन भाजपा के लिए सरकार चलाना तो जो है वो तो परेशानी बन ही रहा है, रोज बन रहा है और अभी और बनेगा। अब आप देखिए ना, अंधभक्त जो हैं तैयार बैठे हैं और उधर चंद्रबाबू नायडू उनके बेटे जो हैं, नारा लोकेश ने कह दिया है कि साहब आंध्र प्रदेश में तो हम जो 4% मुसलमानों का आरक्षण है उसको तो हम जारी रखेंगे, वो हम देंगे, यूसीसी हम नहीं लागू होने देंगे। नीतीश कुमार का भी स्टैंड क्लियर है कि भाई अगर जब तक सर्वानुमति नहीं बनेगी तब तक हम यूसीसी, पहली बात तो है कि कॉमन सिविल बोर्ड करते करते ये यूसीसी पर क्यों आ गए, तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा है उसके अंदर, कहीं गड़बड़ है। भाई शुरू से हम लोग जो बचपन से जो सुनते हुए आ रहे हैं कि आरएसएस के लोग या जनसंघ के लोग कहते थे साहब कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए समान संहिता, लेकिन अब तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया, माने सबके लिए एक ही संहिता। ये तो बहुत फर्क वाली बात है। तो इसके लिए ये तैयार होंगे कि नहीं होंगे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तैयार होंगे कि नहीं होंगे, या अन्य जो एलाइज हैं उनके साथ भी है। अब अजित पवार की जो बात है, अब उनके विधायक उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। उनको जैसे मोदी और शाह के बारे में लगा कि वो चुनाव नहीं जिता सकते हैं, तो अजित पवार के बारे में भी साबित हो गया कि यार ये तो अपनी बीबी को भी नहीं जिता सकता, तो और किसको जिता सकता है। ये सिर्फ एक आदमी उसका जीत के आया, सुनील तटकरी जीत करके आया, और मंत्री बनाने का किसको दिया ऑफर, जो सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े सारे केसेस थे, जिसका वर्ली में जिसका बिल्डिंग ईडी ने जब्त कर लिया था, तो उसकी भरपाई तो कर दिया बीजेपी वालों ने कि भाई बीजेपी में शामिल होने के साथ वो वॉशिंग मशीन में डाल करके निकाल दिया और कहा कि साहब वो मुकदमा तो फर्जी था, नहीं चलेगा, वो ठीक है, और बिल्डिंग भी उनको वापस कर दी। लेकिन उसी आदमी को अजित पवार ने मंत्री बनने के लिए भेजा, नाम भेजा, और कह रहा कि मेरा तो डिमोशन हो रहा है। भाई डिमोशन तो बहुत लोगों का हो गया है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तुमको यार भ्रष्टाचारी हो, आईपीएल घोटाले में तुम्हारी बेटी का नाम था, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में रहते हुए नगर विमानन घोटाला हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था, और उसके बाद भी तुम इस तरह की उम्मीद कर रहे हो, और तुम्हारी पार्टी पूरी साफ हो गई है। तो उनके विधायक छोड़ करके अब वो शरद पवार के पास जा रहे हैं। शरद पवार के ऊपर है कि शरद पवार उसमें से किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं, क्योंकि शरद पवार को जिस ढंग से इन्होंने पीठ में नहीं बल्कि बगल में छुरा भोंका था, चलते चलते दिखा करके कि भाई, और छुरा मार दिया था, तो वो उस बात को नहीं भूल पा रहे होंगे। और जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। यही बात उद्धव ठाकरे के साथ भी है, जिस ढंग का समर्थन उनको मिला है। कांग्रेस जिसको आप खारिज कर रहे थे, कांग्रेस बड़ी तेजी से उभर करके आई। भाई 13 सीटें अगर जीत रही है महाराष्ट्र से राज्य में, तो अपने आप में बड़ी बात है, बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत के ले आई है। तो इस सब को देखते हुए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक तो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2-3 महीने के अंदर में, उसी तरह से हरियाणा का भी चुनाव होने वाला है। अब जिस खट्टर को खटारा बना करके आपने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और लोकसभा का चुनाव लड़ाया और मंत्री बना दिया, क्योंकि आप दोनों प्रचारक थे, एक साथ आप लोग हिमाचल में गलबैया करते थे, संघ का काम करते थे, मोटरसाइकिल की सवारी एक साथ करते थे, तो इसलिए आपने बना दिया और एक मैसेज दे दिया कि साहब जाटों से अब हमको कोई लेना देना नहीं। जो 3 हरियाणा से मंत्री बने हैं, राव इंद्रजीत यादव समाज से हैं, अहिरवाल के हैं, यूपी बिहार के अहिर नहीं, हरियाणा के जो अहिर होते हैं वो ओबीसी वाले नहीं हैं, वो राव वीरेंद्र सिंह और राव तुलाराम के खानदान से जुड़े हुए हैं। एक तो उनको बना दिया, एक गुजर को बना दिया, कृष्णपाल गुजर को बना दिया, और तीसरे पंजाबी लावी के खट्टर साहब को बना दिया आपने। जाट समाज से किसी को आपने मंत्री नहीं बनाया, तो इसका मतलब कि आपने मान लिया है कि जाट किसान तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो एक बड़ी चिंता वो भी है कि चूंकि आरक्षण के जमाने से लेकर के और जो हमारी ओलंपियन बेटियां थी उनके साथ जिस ढंग की बदसलूकी हुई, जिस ढंग से जंतर मंतर पे उनको पुलिस ने घसीटा, सड़क पे घसीटा, तो इस सब से जले भुने जाट किसान अब मंत्रालय में भी कोई हिस्सा नहीं मिलने के बाद
उनका गुस्सा और बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए कि कैसे आगे बढ़े, अब पार्टी अध्यक्ष के रूप में जब बात हो रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अनुराग ठाकुर उनके बड़े भरोसे के हैं मोदी जी के, तो उनको मंत्री नहीं बनाया है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता उनको मंत्री नहीं बनाने का, क्योंकि हिमाचल से किसी और को तो मंत्री बनाया नहीं है। तो या तो यह है कि उनको हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, या कुछ लोग थोड़ा ज्यादा उत्साह में कहते हैं, या हो भी सकता है भाई मोदी जी चौंकाने वाले फैसले करते हैं तो उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, कि युवा हैं, प्रेम कुमार धूमल उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, तो हो सकता है उनको एलिवेट कर दें। या फिर नहीं तो अमित शाह जी से कहें कि भाई पार्टी अब आप ही चलाइए, बड़ा संकट का समय आ गया है, अब वो सारे वो आप ही हल कर सकते हैं। तो इस तरह के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि जो एक कौल होता है, सरकार का एक कौल होता है, वो तो कमजोर हो गया, पहले दिन से कमजोर हो गया। जो तरह तरह की आवाजें आने लग गई, अब अजित पवार अगर कह सकते हैं कि साहब हमको अगर कैबिनेट नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे, अच्छा उनकी बात भी एक लेवल तक सही है, उनके पास एक राज्यसभा भी है, एक लोकसभा भी है, और जीतन राम मांझी के पास तो सिर्फ एक लोकसभा है और बेटा उनका राज्य सरकार में मंत्री है। और दूसरा चीज ये भी है कि मतलब देखिए, ये लोग बेशर्म राजनीति का अध्याय हम लोग देख रहे हैं कि जो परिवारवाद की बात करते हैं और सारे परिवारवादियों को आपने मंत्री बनाया अपने साथ। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे, जीतन राम मांझी संतोष मांझी के पिता, एच.डी. कुमार स्वामी एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे, और प्रज्वल रमन्ना जो बहुत चर्चित हुए थे सेक्स कांड में, तो उनके चचेरे भाई। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप लगातार मतलब आप पूरी फेहरिस्त गिन लीजिए तो लोग परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है। लेकिन उनको वही है कि एक परिवार से तकलीफ है, 2 परिवार से, 3 परिवार से तकलीफ है, नेहरू परिवार से, गांधी परिवार से तकलीफ है, मुलायम परिवार से तकलीफ है, लालू परिवार से तकलीफ है, लेकिन रामविलास परिवार से नहीं है, मांझी परिवार से नहीं है, अजित पवार के परिवार से नहीं। अजित पवार की बीवी को टिकट दिलाया ना आपने, तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें इतने कंप्रोमाइजेस करते चले जा रहे हैं, करेंगे ही, अभी और करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कि अभी देखिए आने वाले दिनों में अब जैसे इनके समर्थकों का, अंधभक्तों का दबाव तो पड़ेगा कि भाई आप यूसीसी लागू करिए, कहा था आपने, या जितनी गारंटी की बातें कही थी उस सबको लागू करिए अब आप, तो वो तो आप कर पाएंगे नहीं। मुस्लिम आरक्षण अगर दे दिया उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू ने, तो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, उस सरकार में आप शामिल है। और आपके घोषणा पत्र में भी वो शामिल था, जो घोषणा पत्र चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जारी किया, एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कमल का निशान भी है वहां पर, उसमें कहा गया है कि 4% जारी रहेगा मुस्लिमों का आरक्षण। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा दूसरी बात ये लग रही है मित्रा जी मुझे, कि अब ये यूपी को गाली देते देते, अयोध्या के लोगों को गाली देते, अब राम को भी गाली देना शुरू कर देंगे कि राम तुम्हारे लिए हमने इतना किया, इतना बड़ा विशाल मंदिर बना दिया, तुम यार एक वोट हमको नहीं दिलाए, अपने घरे में हरवा दिया। तो अब ये दिन भी आने वाला है जिस ढंग से हो रहा है कि अयोध्या का बाइकाट करो, तो अयोध्या दर्शन करने जाइए आप, और वहां के लोगों का कोई सामान मत खरीदिए, कहीं कुछ मत करिए। अरे भाई, अयोध्या के लोगों का दुख दर्द भी तो जान लो। राम पथ बनाने के चक्कर में 2500 दुकानों को बुलडोजर चला के तोड़वा दिया, कितने लोगों के घर और झोपड़े तोड़ करके रख दिया, कितने लोग बेरोजगार हो गए जो वहां दुकानें लगाते थे, अब उनसे कह रहे हैं कि साहब 25 किलोमीटर दूर आपको कहीं जगह दे दी जाएगी। वहां क्या करेंगे वो? मंदिर के इर्द गिर्द उनका व्यापार चलता था। तो इस तरह से ऐसे काल में अब चल रही है। मैंने कहा ना, जैसे ये पराभव काल की शुरुआत है, एक उद्भव काल था जिसमें हर चीज उनके पक्ष में होती जाती थी, अब ये पराभव काल की शुरुआत है। और नेतृत्व तो अपने को लाचार मान रहा है, लाचार पा रहा है, उसको लग नहीं रहा है कि अब उसकी बात उतनी मजबूती से हो पाएगी। मुझे याद है जब सांसद जाते थे, मंत्री जाते थे, तो मोदी जी और अमित शाह कहते थे, अच्छा तुम कैसे जीते हो, मालूम है कि नहीं मालूम, तुम अपने कारण से जीते हो क्या? अब क्या कहेंगे? अब उन्हीं से कोई कह देगा कि साहब आप अपने कारण से जीते थे, तो काहे नहीं 10 लाख के मार्जिन से जीत गए, या अगल बगल की सीटों को क्यों नहीं जिता लिया? योगी आदित्यनाथ कम से कम कह सकते हैं कि हमने गोरखपुर और महाराजगंज और कुशीनगर और देवरिया, अगल बगल की हमने सीटें जिता दिया, जिसके खिलाफ आप मोर्चा खोले हुए हैं। तो इस तरह की चीजें चलेंगी, एक दूसरे पर लांछन चलेगा। अभी सबसे बड़ी बात तो ये होगी सर्वमित्रा जी, जब मंत्रालय का बंटवारा होगा, किसको किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, उस पर बहुत
कुछ मुयस्सर करेगा। सहयोगी दल, अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कतई नहीं चाहेंगे कि जो 4 मंत्रालय हैं, रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, ये किसी और को दें, ये उनको मंजूर नहीं होगा। विदेश मंत्री के रूप में तो काम करना शुरू कर दिया है हमारे नाम राशि जयशंकर जी ने। वो मालदीव के राष्ट्रपति से मिलना और ये करना, सब एक तरह से हो गया कि वो हो गए विदेश मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो या तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बना दें, पहले वो गृह मंत्री थे भी कुछ दिन। फिर वित्त मंत्री किसको बनाएंगे? निर्मला जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये बड़ा भारी सवाल खड़ा हो रहा है। स्मृति ईरानी जी की कमी जो खल रही है, तो हो सकता है कि महिला विकास टाइप का कुछ उनको थमा दिया जाए और वित्त किसी और को दे दिया जाए। नड्डा जी पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, अब उनको क्या देंगे आप? और ये सब कुछ बांट लेंगे। कृषि मंत्रालय कह रहे हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान को दे देंगे, तो किसी को तो फिर जो सहयोगी दल है उनको क्या देंगे आप? इतने कैबिनेट मंत्री तो वो भी बन गए हैं ना। तो राजीव कुमार सिंह लल्लन है, अब वो आपके कैबिनेट मंत्री बन गए। चिराग पासवान कैबिनेट बन गए हैं। जीतन राम मांझी कैबिनेट बन गए। चलो, जीतन राम मांझी को अब लोक कल्याण, समाज कल्याण टाइप का कुछ दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों की तो मांग होगी अपने ढंग से। रेलवे की मांग लगातार रही है, हालांकि रेलवे में कुछ ज्यादा रह नहीं गया है। रेलवे का जो पहले बजट होता था, तो वो तो बजट तो अब वो केंद्रीय बजट में समाहित हो गया है, और रेलवे के पास अब सब कुछ काम यही रह गया है कि कितने रेलवे स्टेशन बेचने हैं, कितनी रेलगाड़ियां बेचनी है, कितनी रेलवे की जो जमीन पड़ी है उसको बेचनी है। तो उसके लिए तो अश्विनी वैष्णव से बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तो जल्दी ये मोदी जी के सामने सबसे बड़ा संकट रहेगा कि अपने जितने प्रिय मंत्रालय हैं, जितने प्रिय लोग हैं, उसमें से किसको किनारे करें, किसको हटाएं और किसको उनको दें जिन पर उनका कभी भरोसा नहीं रहा है। भाई नीतीश कुमार पे कभी मोदी जी का भरोसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बार बार पलटी मारते रहे हैं। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी भी है, 2-3 बार इनके साथ आए, फिर 2-3 बार इनके खिलाफ भी गए, और बार बार यही कह के गए कि साहब सांप्रदायिक एजेंडे के हम खिलाफ हैं। तो इस तरह की चीजें चलेंगी, मतलब अभी कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे उभर करके आएंगे। अब उसको समायोजित करने की क्षमता इसमें है, अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि पीयूष गोयल को आगे बढ़ाएं, उनसे प्रमोद महाजन का कुछ काम उस तरह का लेना शुरू करें, और उनसे लाइजनिंग का अन्य दलों के साथ विपक्षी। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि अभी जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, तो अब वो लुंज पुंज विपक्ष नहीं मिलेगा, जिसपे आप तंज करते थे कि भाई आपके पास तो नेता विरोधी दल चुनने की भी हैसियत नहीं रह गई। अब बहुत ही मजबूत इंडिया अलायंस के नाम का एक गठबंधन, विपक्षी गठबंधन रहेगा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में अखिलेश यादव करेंगे वहां बैठ करके। तो अब उनका सामना भी आपको करना पड़ेगा सहयोगियों के साथ। विपक्ष के बहुत मजबूत, विपक्ष के बहुत आक्रामक तेवरों का, आक्रामक हमलों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो आप चारों तरफ से एक तरह से घिरते चले जा रहे हैं। अब आपके पास उपाय क्या है, क्या करेंगे, ये आप देखने वाली बात है, ये भविष्य में तय हो जाएगा। लेकिन अभी 1-2 दिन में मेरे ख्याल से जब मंत्रालयों का बंटवारा हो जाता है, तब उसके बाद देखिए कि किसका किसका क्या रिएक्शन है। जी बिल्कुल, चारों तरफ से घिर गए हैं मोदी, और बंटवारे से, मतलब मंत्रालयों के बंटवारे से क्या इस सरकार का बंटाधार होता है या सरकार का आधार मजबूत होता है, ये देखने वाली बात है। अमलेंदु जी, अभी ये जो मंत्रिमंडल जिन लोगों ने शपथ ली है, उस नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, और 10 मंत्री अनुसूचित जातियों के, 5 अनुसूचित जनजातियों के और 5 अल्पसंख्यक समूहों से हैं। यहाँ अल्पसंख्यक समूह बड़े चालाकी से लिखा गया है, इसमें इनका नाम नहीं, मतलब मुस्लिम मंत्री एक भी नहीं है, जबकि अब तक मोदी सरकार ने इतनी तो आंखों की शर्म बचा के रखी थी कि अपनी सरकार में मुस्लिमों का थोड़ा तो प्रतिनिधित्व रखा था। हिंदुत्व का कार्ड बिल्कुल फेल हो चुका है मोदी का, ये तो दिख ही गया जब उन्होंने जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोलकर बता दिया कि अब राम के भरोसे तो हम भी नहीं हैं, आप भी मत रहिए। ये उन्होंने बता दिया कि बीजेपी अब राम के नाम पर काम नहीं करने वाली है। दूसरी बात, जो मोदी अब तक बोलते रहे सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद वो जिस तरह से मुस्लिम मंत्री एक भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, जबकि चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश कुमार हैं, ये लोग हमेशा से मुस्लिमों के, मतलब उनके हकों की बात करते आए हैं, चाहे इफ्तार में शामिल होना हो या उनकी टोपी लगाकर उनके कार्यक्रमों में शामिल होना, ये भी करने से उन्होंने कोई कभी परहेज नहीं किया, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उनके हितैषी वो बने हैं और उनको भारत का ही, मतलब कि जैसे सब समान मानकर ही चलते रहे हैं। लेकिन मोदी अभी तक ऐसा नहीं कर पाए।
अब उनके सरकार पर एक सवाल ये उठने लगा है कि एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। दूसरी बात, आज जयराम रमेश ने फिर एक सवाल दाग दिया कि आप जनगणना कब करवाएंगे। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं, लेकिन अब जयराम रमेश ने तो सीधे सीधे जनसंख्या की गिनती यानी जो सेंसस होता है उसकी बात करिए कि अब आप कब करेंगे। 2021 में अब आपने नहीं किया, क्या अब आप करेंगे? क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे करोड़ों भारतीयों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो उससे वंचित रह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी क्या जनगणना के सवाल, क्योंकि आज जब उन्होंने अपना इसको प्रचारित किया गया कि सरकार बनते ही पहला काम और किसानों के लिए और किसानों के लिए भले के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वही किसान सम्मान निधि जब वो देते आ रहे हैं 2000 रुपए, मतलब उसी को उस पर उन्होंने साइन किया और ये बता दिया कि ठीक है, उसकी जो 2 महीने 2000 की किश्त है वो किसानों के खाते पे पहुंच जाएगी। ये कोई किसानों के हित में लिया गया कोई बड़ा फैसला नहीं है, पुराना फैसला है जिसको आज उन्होंने एक बार फिर लागू कर दिया है। लेकिन ये जो बात है कि जनगणना की, और उसके बाद क्या नीतीश कुमार के रहते जातिगत जनगणना का सवाल भी उठेगा, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना को करके बता दिया था। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी की क्या सबका साथ सबका विकास वाला नारा देकर मोदी इस बार फंस गए हैं? मतलब पिछले बार का नारा है, लेकिन इस बार वो नारा उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में तो ये नजर नहीं आ रहा है कि सबका साथ है। देखिए समिता जी, एक तो सबका साथ सबका विकास की बातें, वो तो खैर फर्जी बातें थी, वो बातें करते रहते थे मोदी जी, तो वो बातें कर रहे थे, कोई बात नहीं, वो बातें करते रहते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो पूरा एनडीए है, उस पूरे एनडीए में एक भी अल्पसंख्यक सांसद भी नहीं चुन के आया है। मुस्लिम मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कहा गया है अल्पसंख्यक मंत्री में अब कौन है अल्पसंख्यक मंत्री? अल्पसंख्यक मंत्री में रवनीत सिंह बिट्टू दिखाई दे रहे हैं, जॉर्ज कुरियन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है, मतलब एक भी मुस्लिम आप नहीं बना रहे। ठीक है भाई, आपको मुस्लिम सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो आपको, लेकिन फिर आपका वो सबका साथ सबका विकास का नारा क्या हुआ? दूसरा एक और बात बीच में याद आ गई मुझे सुमित्रा जी, कल आपको याद होगा कि जिस समय नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी समय कश्मीर में एक हमला हुआ बस के ऊपर आतंकियों का। उस घटना के ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई 2 शब्द भी कहे हों, मैंने अभी तक नहीं देखा। तमाम दुनिया के लोगों को बधाई संदेशों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं ट्विटर पे, मैंने अभी उनकी ट्विटर टाइमलाइन चेक की, मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ा कि उनके पास 2 शब्द भी इस घटना पे बोलने के लिए निकले हों। तो जो व्यक्ति जो है, तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला हो रहा है, उसमें लोगों की जान जा रही है, उस पर अगर 2 शब्द नहीं बोल सकता है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि उसके मंत्रिमंडल में कोई जो है मुसलमान मंत्री भी होगा, उसके प्रति वो संजीदा भी होगा? तो ये संजीदगी जो है ये देखी जा सकती है, यानी उनके लिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, सिर्फ एक अदद वोट बैंक है और उस वोट बैंक के लिए वो काम करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं। यानी अयोध्या से आप हार के आ जाएं तो आप जय श्री राम का नारा लगाना ही भूल जाएं। आप अभी तक आपके मुंह से जय श्री राम नहीं निकले। उड़ीसा में आपकी सरकार बन जाए तो आपके मुंह से जय जगन्नाथ निकलने लग जाए। तो ये आप समझ सकती हैं। तो जिनका उद्देश्य केवल जो किस तरीके से सत्ता में आना और किस तरीके से धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में विभेद पैदा करके जो उसका फायदा उठाना और जनता को आपस में लड़ाना हो, तो उनके लिए ये मानी नहीं रखता है कि कौन किस मंत्री है कौन नहीं है। उनका लक्ष्य हासिल होना चाहिए, यानी कि जिस राजनीति को उनकी जो विखंडन की राजनीति, जो बांटो और राज को की राजनीति है, जिसको जनता ने सिरे से ठुकरा दिया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस बांटो और राज की नीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो है उसके ऊपर चल रहे हैं। ये इससे एक तरीके से बिल्कुल साफ हो गया। वरना आपको बनाना चाहिए था भाई, आप शहनवाज हुसैन को ही बना देते। जब आपकी हार होती है तो आप उनको प्रवक्ता बना करके भेज देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को ही बना देते, भाई नाम के मुसलमान तो हैं ही दोनों कम से कम, तो आप इन नाम के मुसलमानों को ही बना देते। इन दोनों से आपत्ति थी तो आपके बहुत प्यारे जो थे जफरुल इस्लाम जो है वो जिनको आप प्रवक्ता बना कर भेजते हैं, 2 साल के लिए आपने उनको राज्यसभा भेज दिया था, उनको ही आप मंत्री बना देते। ना बनाते आप कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री ही बना देते, लेकिन आप प्रतिनिधित्व तो रखते, लेकिन आप वो प्रतिनिधित्व भी रखना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है सर मित्रा जी कि जो कोटे के दल हैं, मतलब जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो
नीतीश कुमार का जनता दल यू, इन्होंने भी कोई मुस्लिम नाम जो था वो इस सरकार में शामिल होने के लिए नहीं दिया, और अगर दिया तो क्या नरेंद्र मोदी ने उसको स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि इस पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की एक वक्तव्य आना चाहिए कि उन्होंने नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और अगर दिया और नरेंद्र मोदी ने स्वीकार नहीं किया तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, यह आना चाहिए। एक गंभीर सवाल है। बीजेपी की राजनीति अपनी स्पष्ट है कि ठीक है, वो अपनी उनकी राजनीति है, उन्हें मुसलमान को नहीं बनाना है, मुसलमान के वोट भी उनको नहीं चाहिए, हालांकि बातें वो करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खुल करके हिंदू मुस्लिम किया इस चुनाव में, और जिस तरीके की अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया सर मित्रा जी, और जिस निम्न स्तर तक नरेंद्र मोदी चले गए, तो उसमें उनसे ये आशा नहीं की जा सकती वो किसी मुसलमान को मंत्री बनाएंगे। लेकिन